हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ओके बेटा, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ बातें की थी कि जिसमें हमने ये बताया था कि जो बेसिक होता है फोटोसिंथेसिस का वो किस तरह से होता है। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हमने बताया था कि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं वो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्लोरोफिल होते क्या है, क्या पिगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली में जो क्लोरोफिल होते हैं, वो क्लोरोफिल जो होते हैं वो ना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसके वजह से जो हमने प्रिज्म में पढ़ा था कि जो लाइट की स्प्लिटिंग होती है, जिसमें लाइट कई सारी वेवलेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और कई सारे स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे कि जो PAR क्या होता है। PAR क्या होता है, यानी फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ये रिलेट करता है क्लोरोफिल को। तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी बैक्टीरिया है या फिर जो भी हमने ग्रीन एल्गी ली है, उसमें जो भी वेवलेंथ होती है लाइट की, जिसके वजह से जब हम उसको स्प्लिट करते हैं तो ये 7 स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो जाते हैं। और 7 स्पेक्ट्रम में क्लोरोफिल के कौन से पिगमेंट वहां पर आ रहे हैं, किस तरह से वो ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहे हैं, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि व्हाट इज अ PAR, क्वेश्चन आता है ये PAR, इट मींस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, द रीजन ऑफ वेवलेंथ इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस नॉर्मली। यानी हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी वेवलेंथ होती है, यानी कि जो वेवलेंथ हमने पढ़ा था कि जिसमें लाइट की स्प्लिटिंग होती है, 7th स्पेक्ट्रम में लाइट बटी होती है। तो 7 स्पेक्ट्रम में जो हमने देखा था ब्लू और जो ब्लू और रेड जोन है, वहां पर सबसे ज्यादा में ऑक्सीजन का इवॉल्वेशन देखने को मिल रहा था। इसका मतलब है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस वहीं पर ही अच्छे से चल रहा था। तो वही पार्ट होता है कि यानी कि वो स्पेक्ट्रम जिसमें जो लाइट की जो वेवलेंथ है, वहां पर बिल्कुल नॉर्मली में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। और वो वेवलेंथ थी कौन सी, वो थी 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। आई होप समझ में आया होगा। तो दैट इज अ PAR। यहाँ पर जो पिगमेंटेशन होता है, जैसे हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल में कई तरह के उनके जो कलर होते हैं, जैसे प्लांट्स में हम देखते हैं रेड कलर भी होता है, येलो कलर भी होता है, ग्रीन कलर भी होता है, कई सारे कलर होते हैं। तो ये जो कलर रिप्रेजेंट होते हैं, उनके पीछे कुछ स्पेसिफिक पिगमेंटेशन होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, हमने कैरोटेनॉइड में, ज़ैंथोफिल में, ग्रीन में, येलो ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड, इन सारी बातें की थी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो क्लोरोफिल होते हैं वो कई सारे टाइप के होते हैं। तो अप्रोक्सीमेट हम 7 टाइप के तो यहाँ पर डिस्कस करने ही वाले हैं आप लोगों के साथ में। तो लिसन टू मी एंड लुक हियर। देखिए, एक तो होता है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। इसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें भी हमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है। और ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि वहां पर ना ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती है, वहां पर कुछ केमिकल लिबरेट होते हैं। क्लियर है। तो वो बैक्टीरिया जिनमें हमें क्लोरोफिल देखने को मिल रहा है, तो वो क्लोरोफिल कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल A, अब जो क्लोरोफिल ये A होता है, उसका अब अगर फॉर्मूला देखेंगे तो C55H72O5N4 और मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो A और B होते हैं, जो क्लोरोफिल होते हैं उसमें मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से पूरा एक क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। और इसमें जो क्लोरोफिल A होता है, इसमें एक ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्लोरोफिल A पिगमेंट की। क्लियर है। और जितने भी फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग्स हैं, उन सब में जो क्लोरोफिल A है वो एक चीप क्लोरोफिल होता है, जो सारे में देखने को मिलता है। जितने भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, सब में क्लोरोफिल हमें A देखने को मिलेगा। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, क्लोरोफिल तो ये होगा ही होगा। इसके अलावा और भी क्लोरोफिल है तो वो एक अलग बात, लेकिन क्लोरोफिल A तो मस्ट होगा ही होगा। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, यानी क्लोरोफिल A की पहचान क्या है कि इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है।
क्लियर है। इसी तरह से जो क्लोरोफिल बी होता है ये सेकंड पार्ट पर होता है, ये भी ज्यादातर देखने को मिलता है। ये होता है क्लोरोफिल बी, इसका फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम होता है, केवल थोड़ा सा अंतर आता है कि C55 C55 H70 O6 और नाइट्रोजन 4N4 मैग्नीशियम आयन विद द एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल बी होता है उसमें हमें एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी डायटम्स में देखने ब्राउन एल्गीज होते हैं। क्लोरोफिल डी ये ना क्या होते हैं, ये क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में देखने को मिलते हैं, डायटम्स में देखने को मिलते हैं। क्लोरोफिल जो ई होता है वो हमें येलो एल्गी में देखने को मिलते हैं। दो और क्लोरोफिल हो गए, जैसे कि हम बात करें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन, ये दोनों की दोनों क्लोरोफिल होती है। ये ऐसे क्लोरोफिल होते हैं जो किसी बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, तो अभी हम इसी चैप्टर में आगे जाके बात करेंगे, तो इनका भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। अब अगर हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखें बैक्टीरिया इसका क्लोरोफिल का, तो ये इसका ये पार्ट होता है कुछ इस तरह से। हम एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास। तो ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर होता है मैग्नीशियम आयन होता है। और अगर हम बात करें तो जो ये होता है ये टेल पार्ट बनाती है और ये इसका हेड पार्ट बनाती है। क्लियर है। तो ये क्लोरोफिल का एक टिपिकली स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, कई सारे कार्बन यहाँ पर बाइंड अप होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसका एक टिपिकल डायग्राम देखे तो वो हमें इस तरह का देखने का मिलता है, इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए बेटा टाइप्स हमारे, और हमें ये भी समझ में आ गया होगा कि जो 400 to 700 की जो वेवलेंथ होती है वहां पर हमें फोटो सिस्टम वर्क करते हुए मिलते हैं। जैसे हमने एक वीडियो में देखा था कि रेड ड्रॉप फिनोमेना क्या होती है ना, तो उसके हिसाब से फोटो सिस्टम बनेंगे। इसके बारे में हम अभी आगे चलकर बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं इटियोलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द इटियोलेशन? लेट मी एक्सप्लेन हियर। इटियोलेशन क्या होता है? अगर हम इटियोलेशन की बात करें तो एक चीज समझाना पड़ेगा पहले तो, कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, जब भी क्लोरोफिल पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है तो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के जस्ट पहले इसका क्लोरोफिल का एक प्रीकर्सर बनता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीकर्सर? यानी कि जैसे ही क्लोरोफिल बनेगा उसके जस्ट बिफोर द मैच्योरेशन जो एक स्टेज होती है उसको प्रीकर्सर बोलते हैं। यानी कि जैसे हमने बोला कि क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल में क्या होगा कि जब क्लोरोफिल से पहले बनेगा प्रीकर्सर, तो यानी कि हमने बोला ये क्लोरोफिल पिगमेंट बना, क्लोरोफिल पिगमेंट बना। क्लोरोफिल पिगमेंट के जस्ट पहले की जो स्टेज होती है जिसको हम प्रीकर्सर बोलते हैं, वो लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, वो प्रीकर्सर क्या कहलाता है, ये प्रोटोक्लोरोफिल कहलाता है। प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि जैसे जो भी पिगमेंटेशन होता है जो लीफ में बनेगा, तो सिंपल सी बात है क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोफिल तो बनेगा। क्लोरोफिल जब मैच्योर होता है उसके जस्ट पहले की एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीकर्सर, और उस प्रीकर्सर का नाम क्या होता है, वो है प्रोटोक्लोरोफिल। एक्चुअली ये होता क्या है, ये लाइट की प्रेजेंस में जितने भी क्लोरोफिल में हाइड्रोजन एटम होते हैं उसमें 2 हाइड्रोजन एटम और जुड़ जाते हैं, तब जाके एक मैच्योर क्लोरोफिल बनता है। एक सिंपल से एग्जांपल की बात करें, हम समझते हैं इस चीज को। जैसे हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे क्लोरोफिल है, ये एक मैच्योर क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो यहाँ पर अगर हम 72 की जगह 70 कर दें, यानी 2 हाइड्रोजन एटम कम कर दें, इसका मतलब वो उसका प्रीकर्सर हुआ, प्री मैच्योर स्टेज कहलाई उसकी। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोक्लोरोफिल। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सनलाइट की प्रेजेंट में 2 हाइड्रोजन एटम और इसमें जुड़ जाते हैं तब जाकर एक मैच्योर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे आपने देखा है जो प्लांट्स हमारे यहाँ होते हैं धूप में रखे रहते हैं, अब कुछ प्लांट्स को उठाकर अगर हम कई टाइम के लिए शेडो में रख दें तो धीरे धीरे उनकी जो लीव्स होती है वो येलोइश पड़ने लग जाती है, पड़ने लगती है कि नहीं पड़ने लगती है। तो ये प्रोसेस कहलाती है इटियोलेशन। क्या कहलाती है? इटियोलेशन। Etiolation. It means कि when the leaves become a yellowish pattern, this process is known as the etiolation. It means that here the reduction of the 2 hydrogen atom is takes place. यानी कि जब हम धूप में अच्छी खासा जो ग्रीन हेल्दी प्लांटर्स को उठाकर हम शेडो में रख दें, वहां से 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाए, यानी से रिमूव हो जाए, तो जो लीव्स होती हैं वो क्या करने लगती है, वो येलोइश होने लगती है। तो इसको हम बोलते हैं इटियोलेशन, 2 हाइड्रोजन एटम का कम हो जाना।
अच्छा, ये सारी जो ये इक्यूलेशन की जो प्रोसेस देखने को मिलती है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलती है। और व्हाट्स अबाउट द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, आपने देखे होंगे कई जगह पर डेकोरेशन की तरह ओरिजिनल प्लांट होते हैं जो शेडो में ही होते हैं, वो तो पीले नहीं पड़ते। आप बोलोगे मैम वो पीले क्यों नहीं पड़ते हैं? तो उनकी में भी एक लॉजिक है कि जो भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें एट्यूलेशन की प्रोसेस होती ही नहीं है, उनमें एट्यूलेशन की प्रोसेस होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर क्लोरोफाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। दैट इज क्लोरोफाइलेज। क्लोरोफाइलेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफाइलेज जो एंजाइम होता है वो ना इसमें पहले से ही प्रेजेंट होता है, तो वहां पर एट्यूलेशन होता ही नहीं है, यानी कि वो लीव्स को येलो होने नहीं देता और उसकी वजह से उसके जो हाइड्रोजन आइटम्स है वो कम होते ही नहीं है। अब जो भी एट्यूलेशन की प्रोसेस होती है उसमें सबसे मस्ट है सनलाइट। सनलाइट का होना जरूरी है, तभी एट्यूलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने को मिलता है, जबकि हमें जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम बात करते हैं क्वांटम एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटम एनर्जी? लिसन, पिछली वीडियो में भी हमने इसी तरह की एक बात की थी, क्वांटाजोम्स। याद आया होगा। क्वांटाजोम्स क्या थे बेटा? जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में जब क्लोरोफिल के पिगमेंट जब पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं तब हम उनको क्वांटाजोम बोलते हैं, याद है? उसी तरह से फोटोसिंथेसिस में जिनकी भी बॉडीज की या जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्वांटा वर्ड से यूज होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पहले टॉपिक पर, व्हाट इज अ क्वांटम एनर्जी। क्वांटम एनर्जी क्या होती है? Actually, in the process of the photosynthesis, when the sunlight is travel in the form of the packets, that is known as the photons. क्या कहलाते हैं ये? फोटॉन्स कहलाते हैं। और दे ऑल्सो नोन एज द क्वांटम एनर्जी, यानी कि जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट होती है जब वो पैकेट्स के फॉर्म में रन करती है उनको हम क्वांटम एनर्जी बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो क्वांटम एनर्जी होती है इसके बेस पर दो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि हम बात करें क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड। सो व्हाट आर दे? First of all, we are talking about to the quantum requirement. It means that for the releasing of the one molecule of the oxygen in the process of the photosynthesis, the need of the number of photons, that is known as the क्वांटम रिक्वायरमेंट। इट मीन्स दैट कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रिलीज होने में कुल कितनी क्वांटम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही इसकी क्वांटम रिक्वायरमेंट कहलाती है। इट मींस दैट द नंबर ऑफ द फोटॉन्स रिक्वायर्ड बाय अ प्लांट or leaf to release one molecule of oxygen during the photosynthesis, that is called the quantum requirement। और आपको ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जितने कार्बन फिक्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड उतने ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिबरेट होंगे। तो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है तो बदले में एक ही ऑक्सीजन रिलीज होगा और उस ऑक्सीजन के रिलीज होने में जो कुल ओवर क्वांटम एनर्जी लगती है वो होती है 8 क्वांटम एनर्जी। दैट इज 8 क्वांटम एनर्जी। गॉट इट? गेट इट? नेक्स्ट थिंग इज क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या है? कि जैसे हमने बोला कि अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रिलीज होने में 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी यूज हो रही है तो 1 क्वांटम एनर्जी में कुल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं? दैट इज क्वांटम यील्ड। The number of the oxygen molecule evolved by 1 quantum of light in photosynthesis, that is called the quantum yield. If 8 quantum energy required for the 1 molecule oxygen, then in 1 quantum energy there is a requirement of the 1 by 8, that is 12.5 quantum yield. इट मीन्स कि यदि हमने बोला कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रिलीज होने के लिए 8 क्वांटम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो 1 क्वांटम एनर्जी में कितनी ऑक्सीजन रिलीज होगी? तो इसका बिल्कुल ऐसे कर दो कि 1 by 8 कर दीजिए तो आंसर आ गया। दैट इज 12.8 इज अ क्वांटम यील्ड फॉर द ऑक्सीजन। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप बेटा वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।